बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ हसन बड़ैच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और अभी तक आपने देखा होगा, अब तक खबरें पहुंच चुकी होंगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है और इसके अंदर उन्होंने 178 वोट लिए हैं। उनको रिक्वायर्ड वोट थे 172 और 178 उनको मिले हैं। वैसे उनके 180 थे। एक स्पीकर जो है उनका वोट नहीं हुआ और दूसरा फैसल वाउडा जो हैं, आपको पता होगा, वो सेनेट में इलेक्ट हो गए और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नेशनल असम्बली से। तो इस तरीके से जो अभी तक उनकी जो अददी अक्सरियत थी या जो वोट थे उनके, उनकी अपनी पार्टी के पीटीआई के और इसके साथ साथ जो उनके आप कह लें कि अलाइड जो हैं या अलाइज जो हैं, उन सब के वोट इंटैक्ट नज़र आते हैं आज के दिन हमें। और ये फैसला आपको पता है, इसका जो बैकग्राउंड वो भी यही है कि सेनेट के इलेक्शन में एक अपसेट हुआ, बहुत बड़ा अपसेट हुआ कि जिसमें आपने देखा कि इस्लामाबाद की जो एक सीट है उसमें अब्दुल हफीज़ शेख जो है वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के, उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी, हालांकि पीडीएम की अक्सरियत या वोट कम थे, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए। तो इस वजह से ये एक मुल्क के अंदर एक थोड़ी हिजानी सी कैफियत बन गई, अनसर्टेनिटी थी आ गई। और इन हालात में तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ये फैसला किया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, जो आज उन्होंने ले लिया है। इसका मतलब ये है कि हम सियासी तौर पे और हुकूमती सतह पे और पार्लिमानी हवाले से हम बैक टू ट्रैक आ गए फिर फॉर द टाइमिंग। आगे अल्लाह खैरियत रखे। तो इसके ऊपर आज आप बात करते हैं और थोड़ा सा इसका देखते हैं अब फ्यूचर में क्या होता है। हमारे साथ फिर एज यूजुअल डॉक्टर बिशारत हुसैन साहब, सीनियर पोलिटिकल तजियाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका भी इनवाइट करने के लिए। तो प्लीज जी डॉक्टर साहब, अब आपने देख लिया कि अभी तक जो सिचुएशन है इस वक्त जो है, राइट नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है नेशनल असम्बली से खिताब कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है कि उससे पहले कुछ और लोगों ने भी अपने ख्याल का इजहार किया। पीडीएम ने इस जो सेशन है इसका बाइकआउट किया और उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और लेकिन सक्सेसफुली, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इमरान खान, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये एक्सपेक्टेड था। इसमें सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि ये सीक्रेट बैलेट नहीं था। इसमें शो ऑफ हैंड्स के जरिए जो है इलेक्शन हुआ और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को 178 वोट मिले और पूरे 180 मिल जाते, जैसे कि आपने इंट्रो में फरमाया। दो वोट से एक फैसल वाडा का और एक जो है स्पीकर साहब का, वो ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजंस उनको इस वक्त नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी जो है अक्सरियत साबित कर दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर उनको कोई बहुत ज़्यादा खुशी की जो है खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत सारे और पहाड़ सर करने हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा पहाड़ जो आ रहा है वो अभी फौरी तौर पर उनके सामने, वो है सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन। और उसमें उनकी तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब करेंगे। गिलानी साहब ने अभी हाल ही में इलेक्शन जीता है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको शिकस्त दी गई है। तो इतना आसान उनके लिए नहीं होगा कि पीएम के लिए कि वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको रोक सकें कि वो जो है सेनेट के चेयरमैन बन जाए, नंबर 1। उसके बाद फिर दूसरा मार्का जो कि पीडीएम की तरफ से होगा वो पंजाब में होगा और पंजाब की हुकूमत को टॉपल करने की वो कोशिश करेंगे, वहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। तीसरा बहुत बड़ा मार्का जो होने जा रहा है वो है 8 अप्रैल का बल्दियाती इंतखाब, जो कि पंजाब में होना है। और उससे पहले 26 मार्च को पीडीएम ने ऐलान किया हुआ है एक लॉन्ग मार्च का। तो वज़ीर आज़म आज का कॉन्फिडेंस वोट लेने के बाद आराम से ना बैठ जाएं और ये ना समझें कि बस अब उनको कोई जो है अवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं करना। और जो कुछ अवाम के साथ उन्होंने किया है पिछले 2.5 साल में, जिस तरीके से बिजली महंगी की है, जिस तरीके से गैस महंगी की है हर 2 महीने के बाद, हर 1 महीने के बाद, जिस तरीके से पेट्रोल महंगा किया है, जिस तरीके से खाने पीने की अशिया बुरी तरह महंगी की गई हैं, स्मगलिंग उनकी होने दी गई है, खुले आम जो है स्मगलिंग हुई है, जिस तरीके से होर्डर्स को खुली इजाज़त थी कि तुम जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करो, जिस तरीके से मिडल मैन को खुली इजाज़त थी कि 5 रुपए किलो खरीद के फार्मर से उसको 50 रुपए किलो बेचो।
जिस तरीके से अभी रमज़ान आ रहे हैं और उसमें आग लगा दी जाएगी कीमतों को, और इनकी कोई मनसूबाबंदी नहीं है कि उसको किस तरह रोका जाए, जिस तरीके से सिर्फ चंद लाख सरकारी मुलाजमों को 25% जो है वो महंगाई अलाउंस दे के या उनकी तनख्वाहें 25% बढ़ाकर आप ये जी समझ रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को आपने जो है रिलीफ दे दिया, ये बहुत बड़ी जो है गलत फहमी होगी। और इस गलत फहमी का इनको नतीजा मिल जाएगा कि इन्होंने अपनी पॉलिसीज दुरुस्त ना की इस बलदियाती इंतखाब में, जिसमें बिल्कुल। कि आम अवाम ने वोट डालना है, उन अवाम ने जिनकी चीखें निकल रही हैं कोई भी चीज खरीदते हुए। जब वो बाजार जाते हैं और हर दफा उनको नई कीमत मिलती है, तो जिस बिल्कुल तरीके सही। से वो मुग़लज़ात बकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ, वो सुनकर इंसान का दिल रो पड़ता है कि गरीब के साथ क्या किया गया है पिछले 2.5 साल में। तो इसलिए आज का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो इन्होंने ले लिया है, वो इन्होंने लेना भी था, लेकिन अभी बहुत सारे पहाड़ हैं जो इन्होंने सर करने हैं, जिसमें सबसे बड़ा पहाड़ इस महंगाई का पहाड़ है, जो कि अगर 1 महीने में इन्होंने कोई ड्रास्टिक मेजर्स ना लिए इसको कंट्रोल करने के, तो मैं एक शिकस्त फाश देख रहा हूं इनके लिए। बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 1 महीना रह गया, आपके जी सामने आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं कि इसमें कितनी सदाकत है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये जो एक इनको, आप कहते हैं कोई भी जब आता है ना, टेस्ट आता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, उसको कई लोग जो है मैनेजमेंट में के अंदर, आपने भी पढ़ा होगा और हम भी उसको देखते रहे हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए लर्निंग के लिए, ठीक है ना, और उससे लर्न करके आइंदा के लिए आप अपने स्टेप्स जो हैं और अपना एक प्लान बनाना चाहिए उस हिसाब से ना। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है और पीटीआई गवर्नमेंट, स्पेशली इमरान खान साहब जो हैं, अक्सर अगर देखा जाए तो ज़ाहिर पीटीआई मीन्स इमरान खान, लोगों ने इमरान खान को वोट डाले हुए हैं ना। तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कि इसको एज आई ओपनर लेना चाहिए, और जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर वार फुटिंग के ऊपर, इसके ऊपर जो मुख्तलिफ जो स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले, और विद इन 1 मंथ उनको रिलीफ नजर आए। इमीडिएट, कुछ तो इमीडिएट एक्शन होते हैं ना, कुछ थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, इमीडिएट तो फौरन नजर आने चाहिए ताकि आवाम को पता चले कि अब ये राइट ट्रैक पे चढ़ पड़े हैं और इन फ्यूचर जो है मजीद ये कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएंगे। अब ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि अब्दुल हफीज शेख साहब जो हैं, अब ये सेनेट्स का इलेक्शन तो हार गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो मैं बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर समझता हूँ कि 6 महीने तक जो है वो मिनिस्टर रह सकते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी भी कोई भी सीट जो हमको लेनी पड़ेगी, चाहे कौमी असम्बली में लें या सेनेट में लें। और अभी आपके सामने ये है कि एक सीट का इनकी खाली हो गई है, फैसल वाउडा वाली, जिस पे बाई इलेक्शन होंगे। जो हफीज शेख साहब हैं, इनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए था इस वक्त इमीडिएटली, जब ये हारे हैं तो इनको रिजाइन तो कर देना चाहिए था। बेशक प्राइम मिनिस्टर कहते, उनको एडवाइस करते आप अभी कंटिन्यू करें, और उस वक्त तक फैसला कर लेते कि इनका जो सक्सेसर है वो किसको बनाना है। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मोरली तो मेरा ख्याल है ये बनता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हैं, कि इनको कर तो देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई रिवायत नहीं है कि जी कभी कोई जो है गलती करे कोई मिनिस्टर और वो फिर रिजाइन कर दे। इस तरह की कोई रिवायत नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद नहीं आते। जाहिर है कि ये पूरी टीम जो है ये किसी ने लगाई है, कहीं से जी आई है, किसी ने लगाई है, ये पूरी आपकी फाइनेंस की टीम जो है, और वो कुछ अपने जो है एजेंडा लेकर आए हैं और जी उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। ये जो आपका रुपया इतनी बुरी तरह डिवैल्यू हुआ है, ये पीटीआई के लोगों को क्या पता था रुपया क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होती है? ये तो जी हुक्म आया है इनको, ऊपर से हुक्म आया है, किसी ने ये करवाया है, और इतनी बुरी तरह गिराया है कि जो रुपया 2018 में 100 रुपए का था, वो इन्होंने 168 तक ऊपर ले से गए थे। डॉक्टर साहब थोड़ी वजाहत, डॉक्टर साहब थोड़ी वजाहत कर देते, ऊपर से मुराद आपका आईएमएफ वगैरह ही है ना, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? मैं बस खुलकर नहीं कह रहा, आईएमएफ और भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये है कि ये जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी का एजेंडा इनको लगाया गया है और उनके अपने मफादात होते हैं। ठीक यहाँ है। सारी मफादात की जंग है, कोई आपका दोस्त नहीं है इंटरनेशनल बरादरी में। कोई किसी से आप ये नहीं कह सकते कि देरीन आपका दोस्त रहेगा। हर एक के अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात के लिए खेल खेलते हैं। और अगर हमारे जैसे लोग हों, हमारे मुल्क जैसे, जो कि बगैर किसी जो है ना हीलो हुज्जत के उनकी बात जी माने और उनके लोग जो हैं उनको, उनकी बल्कि पूरी टीम को इजाज़त दे दें कि वो आपके मुल्क की इकोनॉमी के साथ खेलें, तो इससे ज़्यादा उनको और क्या चाहिए? आप बिल्कुल ठीक। देख लें कि हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसमें तो कभी ऐसा नहीं होता।
ठीक है, उनकी इकोनॉमी भी बहुत बुरे हाल में है, लेकिन ये है कि ये नहीं होता कि आप अपनी इकोनॉमी बिल्कुल ही किसी बाहर के लोगों के हाथ में दे दें, जिनका पाकिस्तान से ना कोई ताल्लुक पहले रहा हो ना बाद में हो। तो अब आपने इनके हाथ में दे दी। इन्होंने पहला काम ये किया कि पूरी तरह डिवैल्यू किया रुपए को। और ये जो लोग थे पीटीआई के, इनको समझ ही नहीं थी क्या हुआ। फिर ये अच्छा, फिर अफसोस की बात यह, सितम ज़रीफी ये है कि जो उनके इक़दाम होते हैं हमारी इकोनॉमी को, मैं तो कहूँगा, तबाह करने के लिए, और वो कहते ये हैं कि हम इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, एक्चुअली जो ये जहां बेसिक भी गए ना, आप आई एम सॉरी मैं जो आपको आम इंटरप्ट कर रहा हूँ, आईएमएफ जहां भी गया है उसने वहां पे सत्यानाश ही किया इकोनॉमी का। आप कहीं भी इनका इजिप्ट ट्रैक की रिकॉर्ड देख लें। जी जी इजिप्ट की मिसाल ले लें और मुल्कों की मिसाल ले लें, और कहते वो ये हैं कि हम आपकी बेहतरी कर रहे हैं। जी जी उसमें पहला काम वो ये करते हैं कि आपकी करेंसी को बुरी तरह डिवैल्यू करवाते हैं। अब जी आपने अगर 168 रुपए का कर दिया, जो कि 100 रुपए का था कुछ अर्से पहले, जी 2018 में, ये मिफ्ता इस्माइल ने उसको फिर बढ़ा दिया था, 124 तक ले गया था, लेकिन एक्चुअली वो 100-106 के दरमियान चल रहा था नून लीग के दौरान। और परवेज मुशर्रफ साहब जिस दिन आए थे, उस दिन 60 रुपए का डॉलर था, जी जी जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया नवाज शरीफ गवर्नमेंट से। और जिस दिन वो गए उस दिन भी 60 रुपए का था। वो जो 9-10 साल उन्होंने लगाए, उसमें जी एक पैसे का जो है ना डिवैल्यूएशन नहीं हुई। लेकिन जी उसके फौरन बाद जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ये 90 पे ले गए, 90 से 100 पर ले गए। फिर जो ये नून लीग की हुकूमत आई, ये 106 पे ले गए, 110 पे, 106 पे, इस पे चलता रहा। डार साहब ने उसको रखा। और फिर मिफ्ता इस्माइल कुछ दिन के लिए आए, तो ये भी, इनका भी आपको पता ही है कि ये जी कैसी पॉलिसीज होती हैं। ये उसको 124 तक ले गए, और ये लोग जो आए इन्होंने तो फिर आके उसको 168 तक ले गए थे, जो कि अब फिर 160, 158 तक आया है। लेकिन ये डिवैल्यू कराया जाता है, किया जाता है, और अगर आप उनके हाथ में ही दे दें तो वो तो करेंगे। आपने सारी इकोनॉमी प्लेट में रख के उनको दे दी कि इसके साथ जो मर्जी करो, इन अवाम के साथ जो मर्जी करो। बिजली और गैस की कीमतें, जो मेरा सेक्टर है, मैं आपको बताऊं, इतनी बुरी तरह बढ़ाई गई हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी इंडस्ट्री भी तबाह हो जाएगी, आपकी कॉमर्स भी तबाह हो जाएगी, आपका हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। आपने इतनी महंगी कर दी है बिजली और गैस। और आप एलएनजी पर ले आए। अच्छा, एक तरफ ये है कि इनको ये कुछ पता नहीं है, एलएनजी को पाकिस्तान में लाने पे, जो कि नून लीग ने बहुत बड़ा एक दरवाजा खोल दिया एक तबाही का, जी उससे कितने नुकसान होंगे। इन्होंने भी एक और माहिदा कर लिया है अगले 10 साल का एलएनजी का। एलएनजी बहुत महंगी पड़ती है। आपके पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी के, ऑल्टरनेटिव गैस के, ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी के बे इंतहा जराए मौजूद हैं। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आपको पता ही नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव गैस और ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट्स को आप आगे आने ही नहीं देते। आप जो है अपने आप को अकल कुल समझते हैं, और आपकी अकल का हाल अभी आपको नजर आ जाएगा, जो आपने बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी का। गैस, बिजली और ये फूड जो है प्राइसेस को इतना ज्यादा बढ़ाकर, आपको इसका नतीजा बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। आप समझ रहे थे 5 साल हमें आराम से हम जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आपने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि 15 साल, कम से कम 20 साल जो है उसके लिए हुकूमत आनी चाहिए, डिक्टेटर जिस तरह आते हैं, और इनको 15-20 साल किसी को छेड़ना ही नहीं चाहिए। और 2.5 साल बाद ही आपको नजर आ गया कि अब आपका इस वक्त क्या हाल हो रहा है, किस तरीके से आपके कदम डगमगा रहे हैं। और बहुत जल्दी आप इसका नतीजा देख लेंगे, जो आपने अवाम कुश पॉलिसी महंगाई के लिए अपनाई है। कर रहा हूं एक बड़ी जरूरी बात, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन रहा था, फिर वही बातें, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं करप्शन को पकड़ूंगा, मैं ये करूंगा। भाई, करप्शन को तुम पकड़ो, तुम्हें किसने मना किया है? दूसरे नैब तुम्हारे अंडर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो पकड़ रहा है, वो पकड़ रहा है करप्शन को। तो तुम उसमें कौन से जो है तीर मार रहे हो? मुझे ये बताएं कि करप्शन को ये पकड़ने में ये क्या कर रहे हैं? आपने आराम से नवाज शरीफ साहब को तो बाहर जाने दिया है। आप कहते थे कि वो करप्ट हैं, करप्ट हैं, आपने तो जाने दिया उनको आराम से बाहर। आपके तो जो मेडिकल बोर्ड था उसको पता ही नहीं चल सका कि उनको कोई बीमारी है कि नहीं। इतनी तो नाअहल आपकी मेडिकल बरादरी है जो आपने रखी हुई है। वही आपकी मिनिस्टर जो है वो कहती नहीं कि इनको बाहर जाना चाहिए। आपका तो ये हाल है। फिर आप कहते हैं मैं पकड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। भाई, आप एनआरओ दे सकते हो या आपसे एनआरओ कोई मांग रहा है? एनआरओ। और दूसरी बात यह है, जो करप्शन की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी करप्शन ये है कि आपके मुल्क से खाने पीने की चीजें स्मगल हो रही हैं, और वो स्मगलिंग कराने के लोग पैसे लेते हैं। ठीक है ना? आपका खाने पीने का सारा सामान आप अफगानिस्तान स्मगल कर देते हैं, यहां आग लग जाती है कीमतों को। यानी 200 रुपए दर्जन से लेके 200-250 रुपए दर्जन तक अंडे हुए हैं। अभी इस वक्त भी 180 रुपए दर्जन है। चिकन जो है वो इस हफ्ते 1.5 गुना उसकी कीमत हो गई है, जो एक हफ्ता पहले थी उससे। इसी तरीके से चीनी फिर 100 रुपए से ऊपर चली गई है। आटा जो है 70 रुपए से ऊपर चला गया है। सब्जियां जो है वो आसमान से उन्हीं कीमतें बातें कर रही हैं। अभी आप देखें, रमजान आने वाला है, ये जो
आड़ती हैं और ये जो मिडलमैन है और ये जो होर्डर्स हैं, ये खाल उतार देंगे अवाम की। आप लोग सोए हुए, ये करप्शन है एक्चुअली इमरान खान साहब, दिस इज द करप्शन। ये करप्शन है जिसे आपने पकड़ना था और पकड़े। ये जो करप्शन करके चले गए हैं उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सके, और नैब को उनको पकड़ने दें। आपका काम है ये करप्शन पकड़े, फूड स्मगलर्स, बाकी स्मगलर्स। ये करप्शन जो कर रहे हैं, जो बिजली वाले और गैस वाले, जो बिजली और गैस चोरी करवा कर और उसकी कीमत बढ़ा के अवाम से उसका पैसा वसूल करवा रहे हैं, ये असली ये करप्शन है। आपके किस इदारे ने, आपकी कौन सी मिनिस्ट्री ने उन चोरों को पकड़ा जो कि बिजली चोरी करते हैं, उन चोरों को पकड़ा जो गैस चोरी करते हैं? उनकी चोरी आप अवाम से ले रहे हैं पैसे। दिस इज रिडिकुलस, ये नहीं चलेगा जी। ये डॉक्टर साहब असल में देख रहे हैं, इसमें जो इनको जरूरत है, इनको चाहिए कि सपोर्ट प्रोवाइड करें अकाउंटेबिलिटी के अदारों को ना, उसमें उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएं, उनको कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो ट्रेनिंग करवाएं, बेशक बाहर भेजना बाहर भेजें। बल्कि एक बार मैंने एक प्रोग्राम में, आपको शायद याद होगा, हम इकट्ठे थे शायद उस प्रोग्राम में, मैंने ये सजेस्ट किया था कि जो नेब के जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं ना, वो डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं आमतौर पर, या फिर मुख्तलिफ अदारों से आ जाते हैं डेपुटेशन वगैरह पे, या डिफरेंट तरीकों से आते हैं, लेकिन उसमें पुलिस के बंदे ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा, पुलिस के जो लोग होते हैं वो चाहे जो मर्जी उनको कह ले, लेकिन उनकी ट्रेनिंग हुई होती है इन्वेस्टिगेशन की। जो ही वो पुलिस में आते हैं, जिस रैंक पे भी आए, वो अगर जूनियर रैंक, वो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ठीक है ना। जैसे एफआई आपके पास है, तो एफआई के अंदर कोटा है गालमन 70% पुलिस अफसर जाते हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है जी, बड़े पुराने लोग होते हैं उनके। तो इनको चाहिए गवर्नमेंट जो उनको सपोर्ट कर सकती है, नेब को, वो ये कर सकती है कि इनकी रबिंग करवाएं, यानी वहां पे जो ऑफिसर है एंटी करप्शन के, जो सूबाई गवर्नमेंट के पास अदारा जिसके अंदर, और उसके बाद जो एफआईए है उसके अंदर, और जो पुलिस के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है, उनको एक पॉलिसी बनाएं कि जिसमें नेब में उनको डेपुटेशन पे भेजा जा सके। जब वो नेब में जाएंगे और नेब के अफसरों को डेपुटेशन पे एफआईए में भेजा जाए, एंटी करप्शन के इदारों में भेजा जाए, ताकि वहां जाकर कुछ अर्सा काम करे, 2 साल 4 साल, ताकि वहां उनकी रबिंग हो, उनको ट्रेनिंग हो कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फिर कल्चरल चेंज भी आएगी ना। आपने देखा मुख्तलिफ तरह के लोग जो होंगे, अब आगे डायरेक्ट आप इन्वेस्टिगेटर लेते हैं नेब के अंदर, तो उसको बड़ा टाइम लगता है बेचारे को ट्रेन होने में, और जाहिर बात है कि वो सारी, आपको तो व्हाइट कॉलर क्राइम जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन सबसे मुश्किल काम है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है उसको एक तो ये चाहिए कि फैसिलिटेट करे नैब को, और इसके साथ साथ जो उनकी लीगल टीम है नैब की, प्रोसिक्यूटर्स जो है, प्रोसिक्यूटर्स सिफारिश पे ना रखें। ये जैसे आपने देखा ना, हमारे यहाँ रिवाज है कि नई गवर्नमेंट आती है, वो सारे सरकारी वकील अपने पार्टी के बंदे रख लेती हैं, जो वकील होते हैं, चाहे वो बेचारे जो है उस एरिया में उन्होंने कभी काम किया या नहीं किया। ये सूरत हाल इस वक्त है कि जब प्रोसिक्यूटर कोर्ट में खड़ा होता है, और दूसरी तरफ जो मुलजम है उसका वकील जो है वो बड़ा तगड़ा होता है, उसे बड़ी ठीक ठाक फीस भी ली होती है, वो उसके मुकाबले में आर्गूमेंट ही नहीं कर पाता, वो साबित ही नहीं कर पाता जुर्म को ना। तो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो अहम चीज़ है। अब मैं अगर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि अब पीडीएम जो है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। मतलब ज़ाहिर बात उन्होंने तंग तो करना ही करना है। एक तो आपने बता दिया कि लॉन्ग मार्च का उनका प्लान है जो वो करेंगे। अब देखिए वो डेट यही रखते हैं या डेट को डिले करते हैं। फिर उसके बाद आपने सेनेट का इलेक्शन जो अभी इमीडिएटली जो चेयरमैन का होना है उसमें बड़ा जोड़ तोड़ होगा, और उसमें देखिए क्या बनता है। और उसमें वो भी सीक्रेट बैलेट ही होता है, उसके अंदर भी ना जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो भी सीक्रेट बैलेट में होता है। उसके अंदर भी अगर कुछ वही पैसा चल गया या इन्फ्लुएंस चल गया तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में अगर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एक फिर दोबारा एक क्राइसिस आ सकता है। ज़ाहिर एक हाउस है, अपर हाउस है, उसका हेड जो होगा वो पीडीएम से होगा। और इसके साथ साथ जो उनका जो पंजाब का है टारगेट उन्होंने रखा हुआ कि पंजाब को हिट करेंगे। और मेरा ख्याल है कि पंजाब के बारे में कुछ पीटीआई ने भी कोई फैसले किए हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई ना कोई चीज़ें अभी अगले चंद दिनों में सामने आ जाएंगी पंजाब के अंदर। मुझे लगता है शायद चेंज आने वाली है। तो अब आप पीडीएम को क्या देखते हैं कि उनकी एक तो उनकी ताकत बढ़ेगी आने वाले 2 दिनों में, और वो क्या क्या ऑप्शन जो है इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीटीआई तो ऑफ कोर्स है, आप पीटीआई को तो परफॉर्मेंस पे फोकस करना होगा, जैसे कि आपने बड़ी तफसील से बयान कर दिया है। ये बताइए। जी, ऐसा है जी कि इसके फौरन बाद आपने जैसे खुद कहा कि सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन है, और मैं समझता हूं कि पीडीएम पूरा जोर लगाएगा कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उसमें इलेक्ट करवाए। उसके बाद फिर ये वक्त आ जाएगा लॉन्ग मार्च का। 26 से इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। लेकिन जैसे कि मैं पहले कहता रहा हूं कि 8 अप्रैल से बल्दियाती इंतखाबात हैं पंजाब में, और उसके बाद फिर जुलाई में सिंध में है। तो 8 अप्रैल में तो अब सिर्फ 1 महीना रह गया है।
इस एक महीने के लिए अगर ये पीडीएम इंतजार करे और उन बल्दियाती इंतखाबात में, क्योंकि वो होंगे महंगाई के इशू पर जी कि लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं, और उस महंगाई के इशू पे इस हुकूमत को अगर इसने इस एक महीने में कीमतों को वापस 2018 के लेवल पे ना लाया, जो कि इनके लिए इम्पॉसिबल है, इनको पता ही कुछ नहीं है, ये तो सादे से लोग हैं, इनका तो सिर्फ एक ही मोटो है कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, जिस सवाल का जवाब वो मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो अगर इन्होंने एनआरओ नहीं दिया और कीमतें कम ना की तो इनको शिकस्त फाश होगी इन जी बल्दियाती इंतखाबात में। मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम को चाहिए कि 26 मार्च का अपना जो लॉन्ग मार्च है वो जी पोस्टपोन करे कुछ अरसे के लिए, और पूरी तरह तैयारी करे बल्दियाती इंतखाबात की। अगर वो वाकई चाहती है कि इस महंगाई से इस मुल्क के गरीब आवाम को निजात मिले, जी लेकिन अगर उनका जो है सारी ये तहरीक जो है ये मुखालफत बराए मुखालफत है, और वो जो है अवाम की भलाई के लिए कुछ नहीं करना चाहते, फिर वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे, वो गड़बड़े भी करेंगे, क्योंकि कुछ एजेंडा ऐसा है बाहर के जो ताकतें हैं उनका कि इस मुल्क में बदअमनी लाई जाए, इस बिल्कुल। मुल्क में हर वक्त जो है और सी पैक भी है ना इंस्टेबिलिटी एक टारगेट, इसमें सी पैक भी है। इंस्टेबिलिटी रखी जाए। जी जी और जब वो बदअमनी इंस्टेबिलिटी रहेगी इस पूरे खत्े में, वो रखना चाहते हैं और ये उनके मफाद में है, तो वो अपने मफादात के लिए जो उनके एजेंट्स हैं उनके जरिए इस तरह के काम करवाते रहते हैं, तहरीककारी करवाते रहते हैं, इस तरह की एजिटेशन जी करवाते रहते हैं। तो अगर ये उनके हाथ में खेलेंगे तो ये है कि कोई और नुकसान भी हो सकता है। दूसरे, हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा जवाब आ जाएगा कि देखें मुल्क में तो ये लॉन्ग मार्च हो रहा है और ये एजिटेशन हो रही है, तो ये वक्त मुनासिब नहीं है बल्दियाती इलेक्शन। इंतखाबात कराने का, उसको पोस्टपोन करवा सकते हैं। तो ये जी है कि बल्दियाती इंतखाबात है नेक्स्ट, और उसके साथ साथ या उसके बाद जो है पंजाब में, जैसे आपने फरमाया, ये तब्दीली के लिए पूरी इनकी तैयारी है, पीडीएम की पूरी तैयारी है पंजाब में तब्दीली लाने की। जी और उससे बचाने के लिए ये, अब देखें, मैं ये एक सिर्फ स्पेकुलेशन है या एक जी मैं सिर्फ एक अंदाजा है मेरा कि हुकूमत ये कर सकती है कि पंजाब के इस वक्त जो यहाँ वहाँ पर जो चौधरी साहब हैं, परवेज जी इलाही साहब, उनको ये बना दें वहाँ का जी चीफ मिनिस्टर। जी हुकूमत अगर उनको चीफ मिनिस्टर बना देती है तब ये जो पीडीएम की मूव है ये फेल हो सकती है। ये फेल हो सकती है। सिर्फ ये एक तरीका है अगर ये इस पे इन्होंने, लेकिन अगर ये इसी पर मुसर रहे कि मैं तो जो हमारा खिलाड़ी था कोई क्रिकेट का जिसको बार बार खिलाते रहे, वो फेल होता रहा, खिलाते गए, वो फेल होता रहा, उसी तरीके से मैं खिलाता रहूंगा, बुजदार साहब को फेल होते रहे, मैं खिलाता रहूंगा। तो क्रिकेट एक गेम था, ये गेम नहीं है, इसमें करोड़ों लोगों की जी जिंदगी और मौत का सवाल है, वो मर रहे हैं महंगाई से। तो अगर आप इसको एक खेल समझकर खेलते रहेंगे पंजाब में, फिर जी आपके सामने नतीजा बहुत जल्दी आ जाएगा। नहीं नहीं अगर बिल्कुल। आप मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये फैसला इसके ऊपर काफ़ी सीरियसली कंसिडरेशन हो रही है, और शायद फैसला भी हो चुका है जो जी अगले चंद दिनों में वो अनाउंस हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमें अपडेट किया आज के हवाले से, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर है, और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने इतमाद का वोट लिया है। पहले ये आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी हुकूमत बहाल हुई थी, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था नेशनल असम्बली से। अब ये उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो हिस्ट्री का इनका नाम आया है। एक बात बस मैं ऐड करूंगा आपके जो है इससे पहले कि आप इसको खत्म करें प्रोग्राम को, एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि आप देखें कि दोनों पार्टीज, बड़ी पार्टीज जो हैं, और इवन के फजल रहमान साहब, वो अब आईएसआई के चीफ या आर्मी चीफ की बात नहीं करते, और इसी से उनको जो है सपोर्ट मिल रही है अवाम से। जब तक जी कि ये इनकी तोपों का रुख, पीएमएलएन और बाकियों का आर्मी चीफ और आईएसआई पाकिस्तान के चीफ खिलाफ था था, बहुत। कोई इनके पीछे नहीं था। अब आप जी देखें कि वो जब वहाँ उस मौजू से ही हटे हैं और जी अवाम की महंगाई की बातें करने लगे, इनको सपोर्ट मिल रही है। जी यही बिल्कुल। चीज आगे चलनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। सो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अगेन। नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखिए, हमने आज तक आपको अपडेट किया आज के दिन के हवाले से, जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में है। तो इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे और नई सिचुएशन, नए हालात के मुताबिक उसके ऊपर अपना एनालिसिस डॉक्टर बशार साहब से लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।